जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों आज के इस क्लास के माध्यम से हम लोग कवर करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र में आपके पेपर का नाम है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा का वैचारिक ढांचा या फिर शिक्षा का संकल्पीय रूपरेखा आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, आप लोगों का न्यू बैच स्टार्ट हो गया एग्ज़ाम 2024-25 के लिए, और यह जो क्लास है एग्ज़ाम 2026 एग्ज़ाम 2027 के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। अब दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की बात करते हैं, तो जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएँ हैं, यहाँ के बच्चों को एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में 2 पेपर देना होगा। ठीक है, इनके जो पेपर कोड है ईडीयू बीए 101 और ईडीयू बीए 102, 2 पेपर इनको देना है। मैंने 2 पेपर मॉडल पेपर ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है, तो आप लोग जा कर के देख लेंगे। ठीक है, यह सभी विश्वविद्यालय के लिए यह बात आप लोग ध्यान रखेंगे। जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, इनके पेपर कोड का नाम है इनके पेपर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, यानी भारतीय शिक्षा प्रणाली की संरचना। ये मॉडल पेपर 3 है, क्लास 3 है। लेकिन जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, इनका जो दूसरा पेपर है ईडीयू बीए 102, इनका ये पहला क्लास है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे। चले आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो बच्चे कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े हैं उनको पता होगा ये 100 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं ये नोट्स को मिला करके होते हैं, और जो बच्चे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं इनको पता होगा कि ये 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके होते हैं अगर नोट्स को मिला दिया जाए तो। ठीक है, चले अब एग्ज़ाम की बात करें तो नवंबर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। जैसे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है, मासू कुम्भारी यूनिवर्सिटी है, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में आपके लिखित एग्जाम होंगे। इस बार महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भी आपके लिखित एग्जाम होंगे। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में भी आपके लिखित एग्जाम होंगे। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहां पर आपके लिखित एग्जाम है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं लगभग 40% जहां पर आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होंगे। ठीक है, चलें क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा जारी रखने में निम्नलिखित में से कौन सी कठिनाई उत्पन्न होती है? तो माता पिता की सहशिक्षा नहीं देना चाहते हैं, बिल्कुल, और अभिभावकों की गरीबी भी होती है, घर के काम और कृषि में लड़कियों द्वारा सहायता करना, ये सभी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 2 पूछा गया है, भारत का कौन सा राज्य प्राथमिक शिक्षा पर सबसे अधिक राशि खर्च करता है? यानी भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो शिक्षा पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है? तो केरल है। ठीक है, केरल में लगभग 96 दशमलव कुछ परसेंट ऐसे हैं, वहाँ के सारे लोग एजुकेटेड हैं। ठीक है, 96% लोग, यानी 100 व्यक्ति हैं तो उसमें 96 व्यक्ति ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो केरल सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करता है शिक्षा पे। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 3 आपका क्या पूछा गया है, प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ है, बताइए। प्राथमिक शिक्षा जो होती है इसका सार्वभौमिकरण का अर्थ क्या होता है? तो 6 से 14 साल आयु के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 4 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राइमरी विद्यालय का प्रकार है? किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, बालवाड़ी, ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके प्राइमरी विद्यालय हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए, 2024 में जो आपके प्रश्न पूछे गए थे वहाँ से भी कुछ प्रश्न आपके लिए गए हैं, क्योंकि 2025 में भी आपके एग्जाम में आएंगे ये सारे प्रश्न 2024-25 में। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 पूछा गया है, प्री स्कूल के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम इस उद्देश्य से शुरू किया गया था। किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि देखिए प्री स्कूल के लिए जो मध्याह्न भोजन शुरू किया गया था ये बच्चों के पोषण के लिए शुरू किया गया था, ताकि उनको अच्छा पोषण मिले और उनका जो एजुकेशन है काफ़ी आगे जाए। ठीक है, लेकिन आपका ऑप्शन में दिया नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। प्रश्न नंबर 6 आपका पूछा गया है, प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए उपयुक्त आयु है, कितने आयु होनी चाहिए प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए? तो 3 से 6 साल, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 7 आपका पूछा गया है, क्या पूछा गया है ध्यान से देखेंगे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है, किससे संबंधित है? प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम सुविधा प्रदान करना, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 8 आपका पूछा गया है, बुनियादी शिक्षा का जनक किसे कहा जाता है? बुनियादी शिक्षा का जनक
महात्मा गांधी को कहा जाता है? सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 9 क्या पूछा गया है? बुनियादी शिक्षा का मूल सिद्धांत है। बुनियादी शिक्षा का मूल सिद्धांत है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए, शिक्षा के केंद्रीय बिंदु उत्पादक शिल्प होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन में कम अंग्रेजी का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 10 आपका पूछा गया 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 11 आपका पूछा गया है प्राथमिक स्तर मातृभाषा से पढ़ाना बेहतर है क्योंकि क्योंकि साथियों यह बच्चों में आत्मविश्वास विकसित करता है, यह सीखना सरल करता है, यह बौद्धिक विकास में सहायक होता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 12 आपका पूछा गया है किंडरगार्टन पद्धति के जनक कौन है? तो इस पद्धति के जनक हैं फ्रेडरिक फ्रोबेल। ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ कुछ की पॉइंट दिए जा रहे हैं जो बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम में। यहाँ से प्रश्न भी बनते हैं, जैसे किंडरगार्टन पद्धति के जनक फ्रेडरिक फ्रोबेल हैं। ठीक है सर जी, फ्रेडरिक फ्रोबेल एक जर्मन शिक्षक थे। ठीक है, उन्होंने 1840 में जर्मनी में पहला किंडरगार्टन खोला था। फ्रोबेल ने ही किंडरगार्टन शब्द गढ़ा था। 19वीं शताब्दी के सबसे प्रभावशाली शैक्षिक सुधारों में से एक किंडरगार्टन यानी जो फ्रोबेल थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे फ्रेडरिक फ्रोबेल थे। चलें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सारे नोट्स अगर आप फ्री में पाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपके यूनिवर्सिटी से संबंधित भी सारे अपडेट दिए जाते हैं, क्योंकि बार बार वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है। तो वहाँ आपके पीडीएफ भी सेंड किए जाते हैं, वीडियो के ठीक नीचे पीडीएफ रहते हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा। आपका रिवीजन भी होता रहेगा और ये सारे नोट्स आपको बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 13 आपको पूछा गया है मोंटेसरी के संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक हैं मारिया मोंटेसरी। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। ये सारे प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। प्रश्न नंबर 14 क्या पूछा गया है भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट की मंजूरी कब मिली? तो 29 जुलाई 2020 को मिली थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 15 क्या पूछा गया है इनमें से कौन शिक्षण की समस्या नहीं है? तो धार्मिक शिक्षा की समस्या जो है ये शिक्षकों की समस्या नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 16 आपका पूछा गया है कौन सी प्रणाली पूर्व माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है? तो देखिए किंडरगार्टन प्रणाली है, नर्सरी प्रणाली है और मॉन्टेसरी नर्सरी है। ये सभी क्या है, ये सभी प्रणालियाँ पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 17 क्या पूछा गया है पूर्व माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है? पूर्व माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या नहीं है? अच्छी आदतों का विकास करना, ये तो है। बालक के विकास के लिए स्वास्थ्य वातावरण प्रदान करना, ये भी है। इंद्रिय प्रशिक्षण, ये भी है। यानी औपचारिक शिक्षा का प्रदान करना, ये पूर्व माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 18 पूछा गया है NCERT का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, आप लोग इंग्लिश में भी देख लीजिए, कंफ्यूज ना होइएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। प्रश्न नंबर 19 आपका पूछा गया है शिक्षा की किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता थे कौन थे भैया? अभी मैंने ऊपर पढ़ाया ना, फ्रेडरिक फ्राबेल थे। सी ऑप्शन आपका राइट है। ये किस देश के रहने वाले थे? तो जर्मनी के। ठीक है, शिक्षा की किंडरगार्टन प्रणाली के जन्मदाता जर्मन शिक्षाविद फ्रेडरिक फ्राबेल थे। इनका जन्म 1782 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1852 में। ठीक है, उन्होंने इस शब्द का जो किंडरगार्टन प्रणाली है, किंडरगार्टन शब्द सबसे पहले किसने गढ़ा था? तो ध्यान रखिएगा फ्रेडरिक फ्रोबेल ने गढ़ा था। ठीक है, जर्मन भाषा में किंडरगार्टन का मतलब क्या होता है? बच्चों का बगीचा। प्रश्न नंबर 20 आपका पूछा गया है, चले भारतीय मोंटेसरी के नाम से किसे जाना जाता है? मदन मोहन मालवीय को, गिजू भाई बधेका को, गांधी जी को या फिर स्वामी विवेकानंद को? किसे बताइए?
भारतीय माउंटेनसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बीजू भाई बधेका को। बी ऑप्शन आपका राइट है, 2024 में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन माउंटेनसरी उपागम है? तो देखिए, जो आपका कक्षा में शिक्षक की अवरोध रहित भूमिका है, संज्ञानात्मक एवं सामाजिक विकास पर बल है और बच्चे अपना कार्य स्वयं चुनते हैं, ये सभी माउंटेनसरी उपागम है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 22 क्या पूछा गया है? प्राथमिक शिक्षा की समस्या है। प्राथमिक शिक्षा की समस्या क्या होती है? भाषा की समस्या, आर्थिक समस्या, प्रशिक्षित अध्यापकों का अभाव, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 23 आपका पूछा गया है, प्राथमिक शिक्षा प्रारंभ होती है। प्राथमिक शिक्षा जो होती है बाल्यावस्था से प्रारंभ होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 24 क्या पूछा गया है? वर्धा शिक्षा सम्मेलन को और किस नाम से जानते हैं? वर्धा शिक्षा सम्मेलन को अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन के नाम से जानते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। ध्यान रखेंगे आप लोग, देखें, वर्धा शिक्षा सम्मेलन को अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह सम्मेलन अक्टूबर 1937 में महाराष्ट्र के वर्धा में आयोजित किया गया था। आपके एग्जाम में पूछता है, शिक्षा सम्मेलन जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? 1937 ईस्वी में महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र के वर्धा में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने नई शिक्षा प्रणाली का प्रस्ताव रखा था, जिसे वर्धा बुनियादी शिक्षा योजना के नाम से जाना जाता है। इसे नई तालीम या बुनियादी तालीम के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 25 है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्कूल की नई शैक्षणिक पाठ्यक्रम संरचना क्या है? बताइए। बिल्कुल 5+3+3+4। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 26 क्या पूछा गया है? राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन, तो इसका गठन हुआ था साथियों 1958 में। बी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। जैसे राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन साल 1958 में हुआ था। इसकी अध्यक्ष कौन थी? दुर्गाबाई देशमुख थी। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछता है राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन कब हुआ था? 1958 में हुआ था, ये तो पता है। राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति की अध्यक्ष कौन थी? दुर्गाबाई देशमुख थी। यह समिति महिलाओं की शिक्षा की स्थिति की समीक्षा करने और उन्हें बेहतर शिक्षा देने के तरीके सुझाने के लिए गठित की गई थी। इस समिति ने साल 1959 में अपनी सिफारिशें पेश की थीं। इन सिफारिशों में कहा गया था कि केंद्र और राज्य सरकारों को लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसमें देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 27 आपका पूछा गया है, नई शिक्षा नीति 2020 यानी एनईपी के अनुसार ईसीसीई का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 28 आपका क्या पूछा गया है? बहुत ही ध्यान से देखेंगे। आरटीआई अधिनियम 2009 के अनुसार बच्चों के माता पिता या अभिभावक को अपने बच्चों को स्कूल में अनिवार्य रूप से किस उम्र में शामिल करना चाहिए? तो 6 साल की उम्र में शामिल करना चाहिए। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 29 क्या पूछा गया है? भारत में प्रथम खुला मुक्त, ठीक है, यानी भारत में प्रथम खुला यानी मुक्त विश्वविद्यालय, फर्स्ट ओनली ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित किया गया था? तो हैदराबाद में। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 30 आपका पूछा गया है, भारत में खनन विश्वविद्यालय माइनिंग यूनिवर्सिटी कहाँ अवस्थित है? माइनिंग यूनिवर्सिटी धनबाद में स्थित है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 31 क्या पूछा गया है? भारत में नवोदय विद्यालय का क्या उद्देश्य है? नवोदय विद्यालय का उद्देश्य है ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर देना। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 32 पूछा गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग एनआईडी कहाँ अवस्थित है? तो यह अहमदाबाद में अवस्थित है। ए ऑप्शन आपका राइट है।
प्रश्न नंबर 33 क्या पूछा गया है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना 4 नवंबर 1948 को की गई थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। जैसे यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत सरकार ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना 4 नवंबर 1948 को की थी। इसे राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, भारत सरकार ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, चलें। अच्छा, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? राधाकृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 34 पूछा गया है, सर्वप्रथम किसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का, ठीक है, प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन आपका राइट है। इसलिए मैं बोलता हूँ, जो भी मैं आपको की पॉइंट पढ़ाता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं, उनको ध्यान रखिएगा, वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 35 आपका पूछा गया है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के निम्न सुझावों में से कौन सा सही है? तो माध्यमिक शिक्षा कक्षा 5 से 11 तक 7 वर्ष की होगी, बिल्कुल। यह 11 से 17 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए होगी, बिल्कुल। इस शिक्षण काल को इस शिक्षण काल 2 भागों में बांटा जाएगा, बिल्कुल। डी ऑप्शन आपका राइट है, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर आपका 36 क्या है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो सन 2015 में। ठीक है, जो आप लोग देखते हैं PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कुछ बच्चे पढ़े भी होंगे इसमें। ठीक है, तो जो बच्चे पढ़े हैं कमेंट करके बताइए क्या आप इसमें पढ़े हैं। ठीक है, 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। प्रश्न नंबर 37 आपका पूछा गया है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का आरंभ किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया? तो सभी लोग जानते हैं, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 38 आपका क्या पूछा गया है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना का आरंभ कब हुआ था? सन 2008 में। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 39 आपका पूछा गया है, भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना कब की? तो 23 सितंबर सन 1952 को भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना करी थी। ये ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा, भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया था। इस आयोग को मुदलियार आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलें, प्रश्न नंबर 40 आपका पूछा क्या है, माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना किसके अध्यक्षता में की गई थी? अभी मैंने बताया है, डॉक्टर लक्ष्मी स्वामी मुदलियार के द्वारा। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 41 पूछा गया है, माध्यमिक शिक्षा आयोग को किस नाम से जाना जाता है? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदलियार कमीशन या फिर मुदलियार आयोग के नाम से जाना जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 42 का पूछा गया है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब प्रेषित की, यानी कब भेजी थी? तो ध्यान रखिएगा, अगस्त में भेजा था और सितंबर में यह चालू हो गया था। ठीक है, यानी 29 अगस्त 1953 को ये भेजा गया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। अभी मैंने ऊपर आपको क्या पढ़ाया है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलें, ये आप लोग ध्यान से देख लेंगे। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया है, देखिए। भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना कब करी थी? 23 सितंबर 1952 को। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यानी 1 साल बाद लगभग लगभग इन्होंने, ठीक है, अपनी रिपोर्ट भेजी थी सरकार को। ठीक है, 29 अगस्त 1953 को। प्रश्न नंबर 43 आपको पूछा गया, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को कितने भागों में विभाजित किया? 2 भागों में विभाजित किया है। ये ऑप्शन आपका राइट है। सर जी, 2 भागों में विभाजित किया है, तो कौन कौन से भाग हैं? बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को 2 भागों में बांटने की सिफारिश की थी। पहला है सेकेंडरी शिक्षा के 2 भाग होने चाहिए, और दूसरा है वस्तुनिष्ठ यानी MCQ परीक्षण पद्धति को अपनाया जाए। ठीक है, चलें,
प्रश्न नंबर 44 आपका पूछा गया है, माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य हैं। क्या उद्देश्य हैं? तो व्यावसायिक कुशलता, व्यक्तित्व का विकास, नेतृत्व शक्ति में विकास करना, ये सभी माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 45 आपका पूछा गया, स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू करने का सुझाव दिया गया था, किसके द्वारा? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा स्कूल स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू करने का सुझाव दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका। प्रश्न नंबर 46 आपका पूछा गया, इग्नू है एक, इग्नू क्या है? तो इग्नू एक मुक्त विश्वविद्यालय है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 47 क्या है? सबसे पुराना भारतवर्ष में राज्य विश्वविद्यालय है। तो ध्यान रखेंगे, भारत में सबसे पुराना विश्वविद्यालय बम्बई विश्वविद्यालय है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 48 पूछा गया है, राधा कृष्णन आयोग की सिफारिशें आई थी, किस सन में आई थी? तो 1949 में राधा कृष्णन आयोग की सिफारिशें आई थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 49 आपका पूछा गया है, विश्वविद्यालय स्वायत्तता का अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है बाह्य संस्थाओं से स्वायत्तता। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 50 पूछा गया है, यूजीसी का पूरा नाम है, यूजीसी का पूरा नाम है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 51 क्या पूछा गया है, भारत में पूर्व माध्यमिक शिक्षा का प्रारंभ किसने किया? भारत में पूर्व माध्यमिक शिक्षा का प्रारंभ ईसाई मिशनरियों के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 52 क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान में प्रावधान है स्वतंत्रता का, समानता का और न्याय का, ये सभी। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 53 या 53 नंबर, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम था, संस्कृत माध्यम था। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 54 देखेंगे क्या पूछा गया है, वेद शब्द का क्या अर्थ है? वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान की रूपरेखा। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 55 क्या पूछा गया है, डाइट संस्थाओं की नोडल एजेंसी है SIERT। ठीक है, डाइट संस्था की नोडल एजेंसी है SIERT का फुल फॉर्म क्या होता है? ध्यान रखेंगे, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान SIERT। प्रश्न नंबर 56 पूछा गया है, निम्न में से डाइट का प्रभाव निम्न में से डाइट का प्रभाग नहीं है, कौन नहीं है? तो देखिए इसमें पेस्ट भी है यानी PSTE और NCERT भी है, PSM है, लेकिन RT राइट टू एजुकेशन नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 57 क्या पूछा गया है, देखें, किस वर्ष जिला स्तर पर डाइट की स्थापना की गई? तो 1988 में। ठीक है, जिला स्तर पर डाइट की स्थापना की गई थी। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 58 आपका पूछा गया, स्कूल मैपिंग का काम डाइट का कौन सा विभाग करता है, बताइए। यानी स्कूल मैपिंग का जो काम है, ठीक है, उसको डाइट का कौन सा विभाग काम करता है इस पर? तो ये डाइट का जो विभाग है आपका P&M ये करता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है 58 का। प्रश्न नंबर 59 क्या है, डाइट का सर्वोच्च अधिकारी प्राचार्य किसके समकक्ष होता है? तो यह DEO के समकक्ष होता है, DEO के। ठीक है, ध्यान रखेंगे DEO के। सी ऑप्शन आपका राइट है। सर जी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बिल्कुल बताएंगे, ध्यान से देखेंगे, डिस्ट्रिक्ट एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर, DEO। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर आपका 60 क्या पूछा गया है, दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? बताइए कब हुई थी? बिल्कुल 1985 में दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट है। चले, प्रश्न नंबर 61 क्या पूछा गया है, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। चले, विश्वविद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है? पुस्तकालय को, छात्र को, खेल के मैदान को, या फिर अभिभावक को? बताने का प्रयास करिए आप सभी लोग, बताइए विश्वविद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है? पुस्तकालय को, बिल्कुल पुस्तकालय को विश्वविद्यालय का
हृदय कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, क्लास अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस क्लास को आगे ज़रूर शेयर करिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है और आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अच्छा, एक लाइक ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप अगले सेमेस्टर यानी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में भी मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहें, ठीक है। जल्दी मिलते हैं आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर यानी मॉडल पेपर 4 में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।